नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां ढेर सारी खबरें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कारोबार दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपके लिए। सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में तेजी का चौथा दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 349 पॉइंट उछला तो निफ्टी ने भी लगाई सेंचुरी। रेमंड ने कंज्यूमर केयर बिजनेस गोदरेज को बेचा। 2,825 करोड़ रुपए में हुई डील। 10 मई तक पूरा होगा सौदा। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी नमो ऐप पर बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, बूथ विजयी तो चुनाव में जीत निश्चित। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन तड़के 6 बजे जेल से रिहा। डीएम की हत्या मामले में काट रहे थे उम्र कैद। अब बिहार सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएगी डीएम कृष्णैया की बेटी। सरकार ने शुरू की एल नीनो से निपटने की तैयारी। बारिश से लेकर बुआई के लिए जारी होंगे अलर्ट। एल नीनो के चलते इस साल कम हो सकती है बारिश। और आज से खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। बर्फबारी के बीच सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली आरती। तो शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी कारोबारी खबरों से। रेमंड ने अपना कंज्यूमर केयर बिजनेस गोदरेज कंज्यूमर्स को बेच दिया है। गोदरेज कंज्यूमर रेमंड के कंज्यूमर केयर बिजनेस का 2,825 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। रेमंड गोदरेज की यह डील 10 मई तक पूरी होगी। We are strong in the premium apparel space. India is strong in the FMCG space. The more they grow the FMCG business, so if they sell, say, from 1 million cans to 2 million cans to 3 million cans, that's great publicity for the Park Avenue brand under apparel. And the more apparel we sell, the better it is for them. So I think it's a good win-win situation where we have created, where the ownership of the brand might be in two different people, but they're in two different categories, and both are specialized in their category. We are demerging the lifestyle business, which includes branded textiles, which is branded shirting, suitings, branded apparel, garmenting business, retail, MTM, all those businesses gets demerged from Raymond Limited into Raymond our Consumer Care Limited, which is the RCCL business, along with the debt. So the gross debt at the lifestyle business is close to 2,000 crores as on 31st of December, which will get transferred along with all the assets and liabilities, thereby making lifestyle business complete net debt free. तो लाइफस्टाइल बिजनेस इस डील के बाद डेट फ्री करने की बात। एनीवेज, तो थोड़ा डील पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, डील हो गई है रेमंड और गोदरेज कंज्यूमर्स के बीच। इस डील्स के डिटेल हमें बताएं और दोनों ही कंपनियों के लिए इसमें क्या है। देखिए, अगर हम रेमंड लिमिटेड की बात करें, जो लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने अपना जो एसोसिएट कंपनी है, जो एफएमसीजी कारोबार है रेमंड कंज्यूमर का, वो गोदरेज कंज्यूमर को बेचने का निर्णय लिया है। अगर हम गोदरेज की बात करें तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो एफएमसीजी कारोबार है रेमंड कंज्यूमर का, वो स्लम सेल के जरिए खरीदेंगे और कुल मिला के जो कंसिडरेशन रहेगा वो रहेगा 2825 करोड़ रुपए का। अगले 2-3 हफ्तों में ही डील को क्लोज करने की बात जो है गोदरेज कंज्यूमर ने की है, क्योंकि एक स्लम सेल है तो काफी इजी होता है बिजनेस ट्रांसफर करना। एफएमसीजी बिजनेस जो है रेमंड का, उसके अंदर कामासूत्र और पार्क एवेन्यू जैसे ब्रांड्स हैं जो सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरीज और डिओड्रेंट्स के अंदर हैं। तो ये बिजनेस केवल गोदरेज कंज्यूमर एक्वायर कर रहा है। रेमंड लिमिटेड का जो इनकी एफएमसीजी इकाई है, उसके अंदर 47% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा है। तो पूरा का पूरा पैसा रेमंड लिमिटेड को नहीं आएगा, लेकिन हाँ, एक मेजॉरिटी सेल प्रोसीड्स जो है रेमंड को आने की उम्मीद है। ओवरऑल अगर हम एफएमसीजी कंपनी की बात करें तो रेमंड कंज्यूमर जो है कुल मिलाकर लगभग 622 करोड़ का सेल करती है। FY22 का ये आंकड़ा है। तो ये एक्विजिशन अच्छा माना जा रहा है गोदरेज कंज्यूमर को, क्योंकि ये काफी फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। और रेमंड, क्योंकि इनके बुक्स पे थोड़ा बहुत कर्जा है, तो कर्जा घटाने के लिए शायद ये आप धनराशि यूज करते हुए देखेंगे कंपनी को। और इनका एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है, तो वहां भी ये प्रोसीड जो है निवेश कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑब्वियसली इस पे ज्यादा क्लैरिटी देगा, लेकिन डील स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो गोदरेज कंज्यूमर 2825 करोड़ में रेमंड का एफएमसीजी कारोबार खरीदने वाली है।
जी, और 10 मई तक इस डील के पूरा होने की बात कही जा रही है। अब यतीन मौजूद है तो लगे हाथों हम बाजार की भी बात कर ही लेते हैं। और आज बाजार लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 349 अंक चढ़कर 60,649 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 101 अंक चढ़कर 17,915 पर। आज मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी थी। तो यतीन, क्या हाइलाइट्स रहे आज बाजार के? और लगातार चौथा दिन है जब हरा निशान कायम है और आज तो ठीक ठाक तेजी भी रही। आज अगर हम मार्केट की बात करें तो जो एक्सपायरी रिलेटेड तेजी थी वो आपको देखने मिली। बाजार लगभग डेज हाई पे बंद होता हुआ नजर आया। अच्छी तेजी आपको छोटे मझोले शेयरों में भी आती हुई नजर पड़ी। अगर हम आज ओवरऑल मार्केट की बात करें तो 17,800 का जो लेवल येस्टरडे हमने क्लोज किया था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट जोन आज बाजार को दिखाई पड़ा। और वहां से कंटिन्यूस अपटेक आपने निफ्टी के बैंक इंडेक्स में और निफ्टी 50 में भी आता हुआ देखा। इन जनरल आज थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे बाजार का जो ओवरऑल सेंटिमेंट था काफी अपबीट रहा। राइट, तो इस बीच एक्शन कहां देखने को मिला यतिन? निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहां आपको काफी सारे रिजल्ट्स रिएक्शंस दिखेंगे, जहां आपको बहुत सारे बैंकिंग शेयर्स में पॉजिटिविटी दिखी। अगर हम आज बात करें तो बजाज फाइनेंस, जिनके नतीजे कल आए एनबीएफसी सेक्टर से, यहां आपको लगभग 2-2.5% की तेजी दिखी। एसबीआई लाइफ और बजाज ऑटो, ये दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी आपको बनती हुई नजर पड़ी। लूजिंग साइड पे थोड़ा बहुत प्रेशर आपको एचयूएल पे दिखा रिजल्ट्स के बाद, यहां लगभग 1.5% की मंदी दिखी। ओएनजीसी और एक्सिस बैंक, इनके भी नतीजे बहुत जल्द आने वाले। इनफैक्ट एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं और रिजल्ट्स के पहले पहले यहाँ थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट काफी एक्टिव था। टेक्नोलॉजी शेयर्स और एलटीटीएस जैसे काउंटर्स में 8% की तेजी थी। यूनो मिंडा, वोडाफोन आइडिया और टाटा एलेक्सी, ये सब स्टॉक्स में भी लगभग 4 से 5% की तेजी बनी। लूजिंग एंड पे आपको दिखेगा कि वोल्टास रिजल्ट्स के बाद लगभग 5% डाउनटिक यहाँ आपको दिखा। एसी में मार्केट शेयर लूज करने पे यहाँ रिएक्शन आता हुआ दिखाई दिया नेगेटिव साइड पे। आवाज फाइनेंशियल, लुपिन और गुजरात गैस, वो दूसरे स्टॉक्स हैं जहां वायदे बाजार में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जी शुक्रिया। और थोड़ा अपडेट किया है, एक्सेस के नतीजे आ गए हैं जो हमने आपको डिटेल में भी बताए थे और आगे भी हम बताएंगे। लेकिन इधर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा का कहना है कि मार्केट में पैसा लंबे निवेश से बनता है, इसलिए अच्छे रिटर्न के लिए धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी में मार्केट का रिटर्न कम देखकर निवेश से ना निकला जाए। एक चीज हम लोग थ्योरी में तो हमेशा समझते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास जो है वो रिटर्न देती है बाकी एसेट क्लासों से ज्यादा, लेकिन वो वॉलेटाइल रिटर्न होती है, ये हम थ्योरी में समझते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब वो होता है कि एक साल गुजर जाए आपको रिटर्न नहीं मिले या पैसा बल्कि घट जाए आपका पोर्टफोलियो, तो आपको लगता है कि अब भाग जाए इस एसेट क्लास से। अगर मतलब 1.5 महीने सोने का भाव ऊपर आता है तो आपको लगता है कि अरे इक्विटी की बजाय वहीं होते तो बेहतर था, या एफडी का रेट बढ़ जाता है तो आपको लगता है वहीं होते तो बेहतर था। तो जो राकेश जी पे जो किताब थी उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि मेरा जो इक्विटी में रिटर्न आया वो लंपी तरीके से आया, वो ऐसा नहीं कि इवन हर साल बराबर बराबर रिटर्न आता रहा। तो सही कह रही है देवीना, किसी भी एसेट क्लास में अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। और यही बात वो कह रही है कि अगर आपने कहीं भी निवेश किया है, चाहे वो इक्विटी मार्केट से क्यों ना हो, तो थोड़ा ठहरिए और थोड़ा इंतजार कीजिए, तभी रिटर्न्स बनेंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैंकों की स्थिति मजबूत है, ये कहना है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल लेवल पर समस्याओं से भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है और भारतीय बैंकिंग सिस्टम हर संकट में मजबूत रहा है और अब आरबीआई इसे और मजबूत करने पर काम कर रही है। The financial sector in a country and the individual entities therein, that is in the financial sector like banks, non-banking financial companies, that is NBFCs and other entities, have to be resilient at all times. They should have the inner strength to withstand even the most stressful times. So far as India is concerned, the Reserve Bank of India has significantly strengthened its supervision and regulations of banks and other regulated entities in the recent years.
एल नीनो की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने अब कंटिंजेंसी प्लान बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। किस राज्य में कितनी बारिश होगी, कब होगी और कब बुआई करनी है, सरकार किसानों को इसके लिए अलर्ट जारी करेगी ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। एल नीनो, जैसा कि आप जानते हैं, जब ये एक प्राकृतिक स्थिति बनती है तब बारिश कम होने की आशंका हो जाती है। डिटेल के लिए अब हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, बताइए कि एल नीनो पर सरकार का क्या कंटिंजेंसी या इमरजेंसी प्लान है? देखिए, इस साल मौसम विभाग ने एल नीनो होने की संभावना जताई है, जिसका ये मतलब है कि इस साल बारिश कम होगी, सूखा पड़ सकता है। जो मानसून के 4 महीने हैं उसके अंदर आखिरी के 2 महीनों के अंदर बारिश काफी कम होगी। तो उसको देखते हुए कृषि मंत्रालय ने कंटीजेंसी प्लान बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों को अलर्ट जारी किए जाएंगे, एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, वहां से किसानों को अलर्ट जारी किए जाएंगे। उनको बताया जाएगा कि कौन से राज्य में कौन सी जगह पर कब और कितनी बारिश होगी, उसके हिसाब से ही किसान अपनी बुआई करे। उसी के देखते हुए किसान अपनी बुआई उसी दौरान जो है शुरू करें ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। खासतौर पर कृषि मंत्रालय ये चाहता है कि अगर फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा तो इससे उत्पादन भी बढ़ सकेगा और आने वाले दिनों में दाम काबू रखने में भी मदद मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया। तो कंटिंजेंसी प्लान बनाया जा रहा है ताकि एल नीनो से निपटा जाए। कम बारिश होती है तो पहले से अलर्ट जारी किए जाएं, कब बारिश होगी, कब बुआई करनी है, और इससे तमाम चीजों पर फर्क पड़ेगा, इनफैक्ट चीजों की प्राइसिंग पर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए कर्नाटक में बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ ही अपने विरोधियों पर भी उन्होंने हमला बोला। पीएम ने कहा कि उनके विरोधियों का एजेंडा है सत्ता को हथियाना, जबकि बीजेपी का एजेंडा है 25 साल में देश को विकसित बनाना। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। और कर्नाटक से चलेंगे दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बंगले और ऑफिस के रिनोवेशन को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपने बंगले और ऑफिस के मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए ऐसे समय में खर्च किए जब राज्य में कोरोना महामारी के बीच कई राजकीय कामों को रोकना पड़ा था। इसी मामले पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। ये वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राज योग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राज रोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राजरोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। अब रुख बिहार का। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज सुबह सहरसा जेल से रिहाई हो गई। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम रहे। जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार ने जेल के नियमों में बदलाव किया, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। आनंद मोहन की रिहाई के बाद कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात भी कही है। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट।
डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। इधर आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई से दूसरी बार जी कृष्णैया की हत्या हुई है। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णैया साहब को का मर्डर है। ये सेकंड टाइम कृष्णैया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। तो ये सरासर गलत है। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कमज़ोर वर्ग के लोगों को और ख़ास तौर से दलित परिवार को, ख़ास तौर से बिहार के वो पब्लिक सर्वेंट को जो जनता की खिदमत करते हैं। और हम बिहार सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि फ़ौरन वो अपने फैसले को वापस ले। तो बिहार में बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई की क्या थी मजबूरी और इस पर क्यों गरमाई है सियासत? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। बाहुबली की रिहाई, सियासत गरमाई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव बादल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे सुखबीर बादल ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सुबह घर में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंजाब के सीएम भगवंत मान, गवर्नर बीएल पुरोहित, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एनसीपी चीफ शरद पवार भी अपना शोक और श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे। पहलवानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का यह 5वां दिन है। किसान नेता राकेश टिकैत आज पहलवानों से मिलने जंतर मंतर भी पहुंचे। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप भी शामिल है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ियों ने कार्रवाई की मांग की है। पहलवानों की याचिका पर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सूडान में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जाने का सिलसिला जारी है। सूडान से अब तक 2 जत्थों में 613 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है और एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने जानकारी दी है कि सूडान में हालात बेहद खराब हैं और हर भारतीय को वहां से बाहर निकालने के लिए प्रयास जारी हैं। वहां अभी करीब 3500 भारतीय फंसे हुए हैं। बता दें कि सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना और वहां की पैरामिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू हुई थी। लड़ाई में अब तक 400 से ज्यादा मौत हो चुकी है। वहीं 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और अब आपको बता देते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या होने जा रहा है। भारत में 50% डिग्रीधारी युवाओं के पास ऐसे स्किल्स नहीं है जिससे उन्हें नौकरी मिल जाए। ऐसा कैसे? किस काम की है फिर ऐसी डिग्री? आज 5:57 पर यही होगा कंज्यूमर अड्डा में बड़ा सवाल। किस ऐसी डिग्री किस काम की? जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। SBI होम लोन्स के साथ 100% खुशियां, 0 प्रोसेसिंग फी, होम लोन 8.50% की दर से। कॉल कीजिए 1800112018। लॉग इन कीजिए homeloans.sbi पर। When you lead, there's a sense inside telling you what's ahead. A sense that keeps you on track. The new City and City e-HEV with Honda Sensing. Just like you, it thinks ahead. कमाल की कार है ना, हमें लेना क्या? सर, कमाल की कार के लिए कमाल का पेट्रोल भी चाहिए, एकदम टॉप का, जो हमारे इंडिया में मिलता कहाँ है? अरे सर, पर इंडियन ऑयल पे मिलता है। प्रीमियम कार्स के लिए इंडियन ऑयल ने बनाया है 100 ऑक्टेन वाला देश का सबसे प्रीमियम पेट्रोल XP100। वाह,
इंडियन ऑयल की बात ही कुछ और है। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन फिर ऑयल। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। ऑर्डर छोटा हो या बड़ा या कार्ट में पड़ा, कोई वैल्यू या सेगमेंट या कोई भी टाइप, ब्रोकरेज को लेकर अब नो मोर हाई। और सुन, 2 लाख के स्टॉक्स या 2000, इन्वेस्ट मर्जी से करो यार। ना लगे कैलकुलेटर, ना लगेगा पेन, अल्ट्रा ट्रेडर पैक से होगा ब्रोकरेज सिर्फ ₹10। कमीशन की टेंशन छोड़ो, 5 पैसा से रिश्ता जोड़ो। विद 5 पैसा अल्ट्रा ट्रेडर पैक, ब्रोकरेज होगी सिर्फ ₹10 फ्लैट। बीट दैट। ऐसे करते हैं ट्रेड। सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Z-Black Premium अगरबत्ती and धूप, official prayer partner, Delhi Capitals। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे Z। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे Z। चलो देश का रूप निखारें, पर्यावरण को हम ही संवारें, प्रदूषण से बचाने को अपनाएंगे Z। आइए आज ही भारत सरकार के MSME मंत्रालय की Z सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। The colors of an Italian summer, brought to you by Zodiac, finest quality clothing. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरों की और रुख करेंगे। सरकार ने चीनी कंपनियों को अनिवार्य जूट पैकेजिंग की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कंपनियों को जूट पैकेजिंग पर हर महीने रिपोर्ट सरकार को अब देनी होगी। अनिवार्य जूट पैकेजिंग के तहत 20% चीनी को जूट की बोरी में ही पैक करना होता है। ज्यादा डिटेल के साथ है असीम मनचंदा। तो असीम, में जूट के पैकेजिंग पर काफी वक्त से हम देख रहे हैं सरकार के निर्देश आते हैं, क्या इसका पालन नहीं होता? अब क्या सख्ती करेगी सरकार इस पर? देखिए, जूट किसानों को फायदा मिले इसके लिए सरकार ने जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 बनाया हुआ है। इसके तहत सरकार ये मैंडेट करती है कि चीनी और अनाज की पैकेजिंग जूट के बोरों के अंदर हो। खासतौर पर जो चीनी की 20% पैकेजिंग है वो जूट के बोरों के अंदर करना अनिवार्य है। जो खाद्य मंत्रालय है उसने चीनी मिलों के MDs और CEO को एक चिट्ठी लिखी है और निर्देश दिए कि आप इस रूल का सख्ती से पालन कीजिए और हर महीने इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार को दीजिए। इतना ही नहीं, जो कि भी केन कमिश्नर है उनसे भी ये कहा गया कि आप इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करें और मॉनिटर करके एक रिपोर्ट सरकार को सौंपे, जिससे कि पता चल सके कि जूट पैकेजिंग चीनी की हो रही है या नहीं हो रही है। खासतौर पर सरकार ये चाहती है कि जो सरकार ने मैंडेट किया हुआ है उससे जूट के किसानों को फायदा पहुंचे, इसलिए सरकार ने चीनी मिलों को ये निर्देश जारी किए हैं। जी शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। केदारनाथ के बाद आज से बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाटों को आज खोला गया और पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वहां पर की गई। मंदिर को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। सेना ने इस दौरान कई धार्मिक गीतों की धुनें बजाई। बद्रीनाथ धाम के बाहर सुबह से आज बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद अभी सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए जुटे हुए हैं। भक्तों में बद्री विशाल दर्शन का भरपूर उत्साह देखने को मिला। तो चलिए, अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। जाते जाते जरूर आपको बता दें कि आज क्या है कंज्यूमर अड्डा में खास तौर पे आपके लिए लेकर आएंगे कि भाई डिग्रियां तो खूब इकट्ठी कर रहे हैं लोग, लेकिन वो कितने काम की है। स्किल सेट में कमी के चलते आधे से ज्यादा लोगों की नौकरी नहीं लगती है। ऐसे में बड़ा टॉपिक, ऐसी डिग्री किस काम की। और बिहार में बाहुबली सांसद की रिहाई पर क्यों मचा है हल्ला, आनंद मोहन के ऊपर यहाँ पर इस समय है वाद विवाद का पूरा मौका। बाहुबली की रिहाई, सियासत गरमाई, यह है आज का आवाज अड्डा। जरूर जुड़िएगा दोनों कार्यक्रमों में हमारे साथ। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।